नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा। लगातार आपको दिल्ली बार एसोसिएशन 30 जारी में जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, मैं आपको अपडेट करा रहा हूँ। और संवाद नाम के अपने चैप्टर में मैं आपको बात करा रहा हूँ कैंडिडेट से। सवाल आपके होते हैं, जवाब वो देते हैं और मैं रूबरू वो जवाब आपको सुनवाता हूँ। इसके बाद डिसीजन आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप उनको डिसाइड करें कि आप उनके फेवर में वोट करेंगे या नहीं करेंगे। आपको चुनना है, मुझे चुनना है, जवाब उनसे हम लेंगे। आज इसी कड़ी में मैं आपको मिलवा रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे श्री मुकेश राजपूत जी से। मुकेश राजपूत जी आप मेरे साथ हैं, मैं उनसे आपको रूबरू करा रहा हूँ। राजपूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और बहुत अच्छा लगा। आपको हमारी चैनल की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। और आपका विजन क्या है इलेक्शन में आने का? आप क्या सोच कर आए हैं, क्या करना चाहते हैं डीबीए के लिए? आदरणीय राकेश शर्मा जी, जी आप भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। नहीं, मैं तो बहुत छोटा था। आप भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ जी। और आपके इस चैनल के माध्यम से जी मैं सभी अधिवक्ताओं को नमस्कार करता हूँ और उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप जैसे हम जैसे कैंडिडेट्स की बात को आप अधिवक्ताओं तक पहुँचाते हैं तो आपके चैनल को हमारे अधिवक्ता भाई सब लोग सब्सक्राइब करें, जैसे कि मैंने भी किया है, अपने दोस्तों से भी करने के लिए कहा है। सभी लोग इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि हमारे एक सम्मानित अधिवक्ता का ये चैनल नहीं, ये आप सबका ही चैनल है, ये एडवोकेट्स का चैनल है, डेडिकेटेड टू एडवोकेट्स है। मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं, हम अधिवक्ताओं की बात जो पूरे देश के अंदर आपके माध्यम से जाती है, मैं उसके लिए आपका ऋणी हूँ। थैंक यू। आपका जो सवाल था जनाब, आप अपना विजन बताएं। मैं उसके एक्चुअली मैं भी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। 2005 में मैं 30,000 कोर्ट में आया था और 2009 में मैंने एनरोलमेंट करा के इसको लगातार तब से मैं प्रैक्टिस में हूँ। सर, मैं 30,000 कोर्ट में प्रैक्टिस में रहते हुए मैंने बहुत सारी समस्याओं को झेला जी और बहुत सारे इलेक्शन मैंने देखे। सर, हर इलेक्शन में वही मुद्दे होते हैं और वही कैंडिडेट होते हैं, वही कैंडिडेट जीत जाते हैं और वही कैंडिडेट फिर दोबारा वही बातों को लेकर चुनाव में आते हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस रहती हैं। तो इसको लेकर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कुछ युवा अधिवक्ताओं ने बनाई, सबने चर्चा की, बात की कि क्यों ना हम सब मिलकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करें और जो हमारे नेता अधिवक्ता हैं हम उन तक अपनी बात को पहुंचाएं। हमने बहुत बार कोशिश भी की, लेकिन जो समस्याएं थी उन पर कारगर काम नहीं हो पाया। और तो आपने कोई संस्था बनाई, कोई मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार किया? कोई नाम हमने नहीं रखा। हम लोग मिलते थे, मीटिंग करते थे, ग्रुप बना दिया जी। तो जब हम लोगों ने सब वकीलों ने मिलकर उस ग्रुप को बनाया, चर्चाएं की, बात की, तो उसके बाद जब सब बैठे, सबने कहा कि क्यों ना हम अपने ही ग्रुप में से किसी को मतलब एक प्रत्याशी के तौर पर बीच में लेकर आए, जो जिन्होंने इन समस्याओं के बारे में हम चर्चा की है उसका निवारण वही कर सकता है, क्योंकि आगे निवारण हो नहीं पाया। आपने विश्वास व्यक्त किया और उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं उसके लिए इनिशियली तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया। आज तैयार है? आज मैं बिल्कुल तैयार हूँ, पूरी तरह से। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट हम लोग जिता कर भेजते हैं तो आप पूरे डेडिकेशन से काम करेंगे? बिल्कुल, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करूंगा। जो भी काम मैंने किया पूरे डेडिकेशन के साथ किया है। लगभग 12 साल आपको हो गए इस बार में। इन 12 वर्षों में आपने मेनली किन समस्याओं को ऑब्जर्व किया? क्या समस्याएं हैं यहाँ 30,000 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकीलों के लिए? सर, 30,000 कोर्ट में सबसे मेन समस्या जो है वो सैनिटेशन की समस्या है। सबसे पहले जब एक एडवोकेट जहाँ आता है 30,000 कोर्ट में, वो वॉशरूम में जाता है। सर, वॉशरूम में जाते ही उसका मन खराब हो जाता है जी। एक सिर्फ डीबीए के पास वाला वॉशरूम छोड़ दें तो आप पूरे 30,000 कोर्ट के किसी भी वॉशरूम में चले जाइए, वेस्टर्न विंग में आप चले जाइए, वहाँ मैं प्रचार करने के लिए जाता हूँ तो अधिवक्ता मुझसे यही कहते हैं कि कम से कम वकीलों को सैनिटेशन तो ठीक हो, मतलब वॉशरूम तो अच्छा मिल जाए। ये अच्छा, मैं बात में आपकी रोक रहा हूं। सर, अभी मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। जी। उसके बाद मैं राठी ब्लॉक में जब जाता हूँ तो थोड़ी सी बारिश सी बारिश होती है तो जो वकील बैठे होते हैं वो अपनी फाइल उठाकर इधर उधर अपने क्लाइंट के साथ छुपने की कोशिश करते हैं कि किसी और जगह पर बैठ जाए, क्योंकि ऊपर से पानी टपक रहा होता है छत से। ये हाल है राठी ब्लॉक का हाल है और पानी बहुत तेजी से बहने लगता है। सेंट्रल हॉल में मैं बैठता हूँ, सेंट्रल हॉल में सबसे साइड वाली सीट पर बैठा था, तब वहां पर पानी बाहर से आ रहा था। उन्होंने कहा सर ये समस्या, और कई बार वो शिकायत कर चुके लेकिन उसका कोई आज तक निवारण नहीं हुआ। लेकिन फिर भी शिकायतें बहुत रहती हैं, लेकिन निवारण होना चाहिए। ये मूल समस्या है। सर, पार्किंग की समस्या सभी अधिवक्ता, सभी कैंडिडेट्स हमेशा उठाते रहे हैं,
लेकिन वो समस्या जस की तस है, उसका वो इतना आसान काम नहीं है जैसे सभी लोग कहते हैं एक दिन में कर देंगे। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, हमें दिल्ली सरकार से बात करनी पड़ेगी, एमसीडी से बात करनी पड़ेगी और डीपीओ को मिलके काम करके मतलब एक मल्टी लेवल पार्किंग बनानी ये पड़ेगी। जो पार्किंग की समस्या है, लगभग सभी कैंडिडेट्स लगता है कहीं कॉपी भेज दी सबने कि हाँ, ये सब समस्या वही बोलनी बात है। करते हैं, लेकिन तो मैं जानना ही चाहता हूँ राजपूत जी कि ये समस्या इसलिए पैदा हुई है कि व्हीकल्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स, यूजर्स बढ़ गए हैं। मीन्स एडवोकेट्स के पास पहले 50 गाड़ी थी, आज 500 गाड़ियाँ हो गई वकीलों के पास। उस तरह की समस्या आई है या कहीं सिस्टम में कोई गड़बड़ है? नहीं सर, समस्या जो है हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। आज भी दिल्ली के अंदर 10,000 से ज़्यादा एडवोकेट्स एनरोल हो रहे हैं, हर साल एनरोल हो रहे हैं। तो सर इसको हम रोक नहीं सकते कि हम ये तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर को तो अच्छा कर सकते हैं उससे पहले सोचकर। जैसा कि हमारे देश के अंदर आबादी बढ़ रही है, व्हीकल बढ़ रहे हैं, सिर्फ एडवोकेट्स को तो नहीं बढ़ रहे, सभी के बढ़ रहे हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं, एडवोकेट्स भी आते हैं। लेकिन चाह रहा हूँ, आपने जो ऑब्जर्वेशन आपकी है वो व्हीकल बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम आई है पार्किंग की, या कहीं हमारा सिस्टम गड़बड़ है जिसकी वजह से पार्किंग प्रॉपर नहीं होती? नहीं, समय के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम्स जब आने वाली होती है उससे पहले हमको सचेत रहना है। कि हमें पता है कि हमारे प्रोफेशन में ये समस्या आने वाली है, तो उससे पहले जो हमारी लीडरशिप है उसको सचेत रहना चाहिए। जब ये चलिए, एक पार्किंग की प्रॉब्लम हो गई, पार्किंग बनी, और बताएं, हाँ जी। और कोई आपने ऑब्जर्व किया हो? उसके अलावा सर वकीलों की बहुत अपनी समस्या है। जैसे? हमारे हाँ, एक वकील बड़े से बड़े बदमाश से लेकर बिल्डर से लेकर नेता से लेकर अभिनेता से लेकर सबके मुकदमे लड़ता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी कम से कम सरकारों को लेनी चाहिए। आपका इशारा मेरा एडवोकेट इशारा प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल को एक्ट में बदलने के लिए है। सर छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर एडवोकेट्स बिल एक्ट में तब्दील हो चुका है। मेरी भारत सरकार से भी निवेदन है और अपने जितने नेता हैं हमारे जो राष्ट्र लेवल पर अधिवक्ताओं की राजनीति करते हैं, जो दिल्ली लेवल पर करते हैं, उनसे भी निवेदन है कि भारत सरकार को कम से कम इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके उनको बताएं कि इसकी इतनी ज़रूरत है जितनी ज़रूरत किसी एक एमपी एमएलए को अपनी सुरक्षा की है। मुकेश जी, आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का। मैं जहाँ तक जान पाया हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सरकार की नुमाइंदगी कर रहे मिनिस्टर्स में एक नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं एडवोकेट्स हैं, जो एडवोकेट रहे हैं, जो लॉ ग्रेजुएट हैं। और हमारे तो अभी पिछले राष्ट्रपति जी भी जो थे, महामहिम राष्ट्रपति, वो भी एडवोकेट थे। तो क्या वो वहां जाकर भूल जाते हैं एडवोकेट की प्रोटेक्शन एक्ट को? इसको आंदोलन करना पड़े, कितनी शर्म की बात है। इसको तो हमारा राइट है और हमें मिलना चाहिए। क्या अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन के आते हैं एसोसिएशन में, आप इसको मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे? सर मैं पहले भी उठाता रहा हूँ, अभी भी उठाऊंगा। इसके लिए आंदोलन भी किया मैंने, जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया। जंतर मंतर पर मैं बैठा भी धरने पर। कब? इसको काफी समय हो गया सर। अभी कुछ दिन पहले भी मैं जंतर मंतर पर इसी को लेकर मैं बात को बोल के आया। एक तिरंगा रैली की थी, हमारे पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं श्री शील मथुर जी, उन्होंने अभी तिरंगे के सम्मान में एक कार्यक्रम किया था इस पर जंतर मंतर पर। तब मैं उनके साथ वहाँ खड़े होकर मैंने इसी बात को बहुत जोर शोर से उठाया था। और इससे पहले भी मैं धरने प्रदर्शनों में हमेशा वकीलों के साथ खड़ा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस मुद्दे को लेकर, मतलब अगर मैं बार में आता हूँ या नहीं आता, कभी भी हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा इसको उठाता रहूँगा। बार में आ गया तो एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह से, मतलब आगे वाली लाइन में खड़ा होकर इस मुद्दे के लिए हमेशा लड़ूंगा, बढ़ूंगा। और भारत सरकार से भी, दिल्ली सरकार से भी कहूँगा कि ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल बहुत ज़रूरी है, इसको एक्ट में तब्दील होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया आपका विजन रहा ये। और एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, यंगस्टर्स के बारे में आपने कोई ऑब्जर्व किया? जो हमारे एडवोकेट्स आ रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए भी सोचना चाहिए। प्रॉब्लम आपकी नॉलेज में आई हो? सर जो नए यंगस्टर्स आते हैं इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, सर सबसे पहले उनके लिए एक अलग से हॉल होना चाहिए, क्योंकि सर हमें यंगस्टर के साथ साथ सीनियर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। यंगस्टर्स के लिए सीट्स अवेलेबिलिटी हो, उनके लिए चैम्बर्स बने। सर ये एक नेतागिरी की बात है। आप सोचें कि यंगस्टर हमारा वोटर है तो हम वोटर को ध्यान में रखकर उनके लिए बहुत ज़्यादा बातें करें, लेकिन हमारे सीनियर्स की भी तो हालत देखिए आप। हमारे सीनियर्स की क्या हालत है? अगर आप सीट देते हैं, सर सीट आज एक यंगस्टर आ गया, उसको आपने तुरंत अपना जान पहचान वाला है, वोटर है, तो उसको सीट दे दी। लेकिन आप सीट देने का एक नियम तो हो।
अगर आपने तो 500 आपकी सीट नजर 100 में सीट जो अवेलेबल प्रेजेंट बार है या जो इससे पहली बार थी, सीट वो अगर आप सीटों के क्रिएट करते बंटवारे हो, में कहीं घपला है। सर बिल्कुल घपला है। अगर आप सीट क्रिएट करते हो तब मुझे सीनियरिटी के हिसाब से कोई एक नियम तो बनाओ। आज बहुत सारे सीनियर्स के आपके पास एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो बेचारे बैग लेकर ढूंढते रहते हैं कि कहाँ बैठ रहे हैं। आज भी 15-15 साल की प्रैक्टिस के बाद जी उनके पास बैठने की जगह नहीं है। जी। लेकिन मैं जो यंग लॉयर्स हैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात उनके फेवर में बोल रहा हूँ कि यंग लॉयर्स को भी बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। उनके लिए कम से कम कॉमन हॉल बना दीजिए, वहाँ पर सिटिंग का अरेंजमेंट कीजिए ताकि वो बैठ सके वहाँ पर, कॉमन हॉल सभी के लिए जो यंग लॉयर्स हैं। और वहाँ पर उनके लिए लॉकर्स की व्यवस्था की जाए, कम से कम उनको लॉकर्स उपलब्ध कराया जाए कि अपनी फाइल बैग रखकर वो अपना लॉकर में लॉक करके जाएं और अपना राजपूत जी, attend आप करें। बहुत अहम सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, एक बड़ी जिम्मेदारी की सीट होती है। क्या आपको स्मेल आती है प्रेजेंट बार की वर्किंग में करप्शन की? सर मैं एक्चुअली बार में कभी रहा नहीं हूँ, और बार As a member आप महसूस करते हैं? एज ए मेंबर मुझे अभी इनकम का ही नहीं पता बार की क्या इनकम है। Aware आप नहीं सोचे है लोग जैसा सब कहते हैं कि यहाँ पर इलीगल इनकम बहुत है, बहुत है। सुना है आपने? सुना बहुत है। मैं जब तक अगर आप बार में मैं- आते हैं जी। तो वो इलीगल इनकम को बढ़ाएंगे या उसको खत्म करेंगे? मुझे ये पता ही नहीं इलीगल इनकम वहाँ कहाँ से आ रही है, कितनी है। आपको जानना मैं- चाहिए। सर मैं जब बिल्कुल मेरे जैसा आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ आदमी जान रहा है कहाँ से हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। एलिगेशन लगाना आसान है, एलिगेशन लगाना आसान है। जब आप बैठते हैं तब आपको पता चलता है वहाँ क्या है। मुझे पता है कि बहुत सारे एलिगेशंस हैं कि बार के पास, लगता है झूठ है। कि इलीगल। मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा तब तक मैं कैसे कह दूं कि वो झूठ है सच है। ठीक अगर है। मैं जाता हूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मैंने सुना है कि इलीगल इनकम बहुत है। क्योंकि आप देखिए ऐसा तो नहीं है जो 100 से करीब कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जी इनको ये सबको ये एक एहसास हो, एक दिमाग में एक बात हो, यहाँ बड़ी इलीगल इनकम बहुत ज्यादा है, तो हम भी जाके बदरमाट करेंगे, हम भी कुछ इसमें सर मैं बाकी कैंडिडेट्स के बारे में नहीं बोल मुकेश सकता। राजपूत सर, ये तो नहीं सोचा उस इनकम में से कोई हिस्सा मुझे भी मिले? मुकेश राजपूत का कैरेक्टर, उसका आचरण, उसका आवरण आप देख सकते हैं, उसका व्यक्तित्व नहीं, देख सकते दिक्कत हैं। ये है जहाँ मैं मुकेश बैठता हूँ जी, सर, मैं सी मुकेश ब्लॉक जी में, दिक्कत ये है जब तक सी बाहर में ब्लॉक नहीं में- आते सब लोग ऐसा लगता है बिल्कुल ब्लॉक उजले में, सर- उनकी शर्ट में बिल्कुल ऐसा टिनोपॉल लगा होता है सर- कि लगता है कि इनमें तो बिल्कुल बेदाग है। अंदर बार में पैर रखते ही न जाने कौन सा वायरस आता है कि वो वहाँ की वर्किंग को जस्टिफाई करते हैं और डीबीए के मेंबर को कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, तुम गलतफहमी का शिकार हो। ये वायरस अब में आज कितनी जल्दी आएगा? सर मैं बस आपके सवाल का यही जवाब दूंगा। आप मेरा चरित्र देखिए, मेरा इतिहास देखिए, मेरे बारे में जानिए। नहीं, आप बताएं वोटर को। चलिए आपको मैं ओपन एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, आप हैं और सामने आपके वोटर्स आपको सुन रहे हैं, आप वोटर से जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। सभी अधिवक्ता साथियों से मैं अपने बारे में ये कहना चाहता हूँ। साथियों, मैंने आज तक बहुत बड़े बड़े पदों पर काम किया है। मैं भारत सरकार की एडवाइजरी बोर्ड में भी रहा हूँ, मैं भारत सरकार के मंत्रियों के साथ मैंने काम किया है, और कभी मेरे ऊपर आज तक जरा सा भी दाग नहीं है। आज भी मैं एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़े धनाढ्य घर से हूँ। मुझे स्पोर्ट्स से लगाव था, बहुत सारे अधिवक्ता स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं। मैंने बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के माध्यम से तालकोटरा स्टेडियम में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप कराई 2017 में, और उसमें जो बॉडी बिल्डर जीत के आए उनको कार तक हमने इनाम दी सभी साथियों ने मिलकर। मैंने कबड्डी के एसोसिएशन कराए, कबड्डी के मैच कराए। मैं जब करावल नगर मुखिया मार्केट में रहता था उस समय मैंने गोविंदा अलारे मटकी फोड़ कार्यक्रम कराया, जिसमें बहुत सारी महिलाओं की टोलियां आकर उन्होंने मटकियां फोड़ी, जबकि महिलाएं घरों से नहीं निकलती थी। ये मोटिवेशन मैंने ही दिया था साथियों, जब महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर मटकियों को एक टोली बनाकर मटकियों को फोड़ा और गोविंदा अलारे कार्यक्रम सक्सेस किया। जहाँ पर लड़कों की भी टीम थी वहाँ महिलाओं की भी टीम थी। साथियों, मैंने महिलाओं के लिए भी काम किया है, युवाओं के लिए भी काम किया है, और अधिवक्ता के तौर पर मैंने अधिवक्ताओं के साथियों के लिए हर संघर्ष में उनके साथ मिलकर काम किया है। चाहे वो पुलिस और वकीलों का संघर्ष हो, चाहे वो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल को लेकर हो, मैं हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर वकीलों के लिए खड़ा रहा हूँ। जी, तो
तो सुना दोस्तों, ये थे मुकेश राजपूत। इन्होंने डायरेक्ट आपसे बातचीत की और आपने इनको सुना। मैंने जितना में सवाल आपकी तरफ से मेरे पास आए थे मैंने इनसे पूछे और आपको डिसाइड करना है दोस्तों। और भी कहना है मुझे। जी बताइए बताइए बताइए, वेलकम। एक्चुअली हमारी जो बार है, एक्चुअली हमें यहाँ पर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर था, वो बंद हो चुका है। उसको खुलवाने के लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा, अथक प्रयास करूँगा। हमारे यहाँ से एक डेस्टिनेशन चलती थी, आपको पता होगा, लेकिन कोरोना टाइम में वो बंद हो गई है। उसको शुरू करने की अभी तक कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जबकि डेस्टिनेशन के बिना कोई भी अधिवक्ता अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर सकता, यह मेरा मानना है। एक डेस्टिनेशन जब चलती है तो वो आपको करकड़ुमा, पटियाला हाउस या आपके किसी भी कोर्ट में जाना है वहाँ आपको पहुँचाती है, टाइम पर पहुँचाती है और कम समय में पहुँचाती है, कम पैसे में। अच्छी सुविधा थी। उसको चालू करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ आज की बार से भी, और आगे वाली आने वाली बार में अगर मैं आया तो मैं हर तरीके से उसको सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी पर वो रहेगा। बहुत अच्छी। तो सुना दोस्तों, ये जो डेस्टिनेशन की सर्विसेज है इनको चालू करवाएंगे और बातें इन्होंने आपसे कही, अब मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और इसी कड़ी में मैं और लोगों से भी आपसे बातचीत कराऊंगा। इस इंटरव्यू को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे दोबारा फिर मिलूंगा, दोबारा बातचीत करूंगा एक नए कैंडिडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।